नमस्कार प्यारे दर्शकों, तहे दिल से एसके टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। जब 16 साल की लड़की को दिल दे बैठे थे जिन्ना, जब नाश्ते के मेज पर मुंबई के बड़े रईसों में से एक सर दिनशॉ पेटेट ने अपने प्रिय अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल का 8वां पन्ना खोला तो एक खबर पर नजर पड़ते ही अखबार उनके हाथों से नीचे गिर गया। तारीख थी 20 अप्रैल 1918 और खबर ये थी कि पिछली शाम मोहम्मद अली जिन्ना ने सर दिनशॉ की बेटी लेडी रति से शादी कर ली। कहानी शुरू हुई थी 2 साल पहले, जब सर दिनशॉ ने अपने दोस्त और वकील मोहम्मद अली जिन्ना को दार्जिलिंग आने की दावत दी थी। वहाँ उनकी 16 साल की बेटी रति भी मौजूद थी, जिनका शुमार उस जमाने में मुंबई की सबसे हसीन लड़कियों में होता था। जिन्ना उन दिनों भारतीय राजनीति के शिखर को छूने के बिल्कुल करीब थे। हालांकि उस समय उनकी उम्र 40 साल थी, लेकिन दार्जिलिंग की बर्फ से ढकी खामोश चोटियों और रति के बला के हुस्न ने ऐसा समा बांधा कि रति और जिन्ना एक दूसरे के प्रेम पाश में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने उसी यात्रा के दौरान सर दिनशॉ पेटेट से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना द मैरिज दैट शुक इंडिया की लेखिका शीला रेड्डी बताती हैं, दार्जिलिंग में ही एक बार रात के खाने के बाद जिन्ना ने सर दिनशॉ से सवाल किया कि 2 धर्मों के बीच शादी के बारे में वो क्या सोचते हैं। रति के पिता ने छूटते ही जवाब दिया कि इससे राष्ट्रीय एकता कायम करने में मदद मिलेगी। अपने सवाल का इससे अच्छा जवाब तो खुद जिन्ना भी नहीं दे सकते थे। उन्होंने एक लफ्ज भी जाया न करते हुए दिनशॉ से कहा कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहते। जिन्ना की इस पेशकश से दिनशॉ गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने जिन्ना से उसी वक्त अपना घर छोड़ देने के लिए कह दिया। जिन्ना ने इस मुद्दे पर पूरी शिद्दत से पैरवी की, लेकिन वो दिनशॉ को मना नहीं सके। 2 धर्मों के बीच दोस्ती का उनका फॉर्मूला पहले परीक्षण में नाकाम हो गया। इसके बाद दिनशॉ ने उनसे कभी बात नहीं की और रति पर भी पाबंदी लगा दी कि जब तक वो उनके घर में रह रही हैं वो जिन्ना से कभी नहीं मिलेंगी। जिन्ना का सवाल सीधा सा था और रति के पिता का जवाब उतना ही सपाट। और तो और उन्होंने अदालत से भी आदेश ले लिया कि जब तक रति वयस्क नहीं हो जाती जिन्ना उनसे नहीं मिल सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद जिन्ना और रति न सिर्फ एक दूसरे से चोरी छिपे मिलते रहे, बल्कि एक दूसरे को खत भी लिखते रहे। 18 साल की रति, शीला रेड्डी बताती हैं, एक बार दिनशॉ ने रति को एक खत पढ़ते हुए देखा। वो जोर से चिल्लाए कि इसे जरूर जिन्ना ने लिखा है। वो रति को पकड़ने के लिए डाइनिंग टेबल के चारों ओर दौड़ने लगे ताकि वो उसके हाथों से जिन्ना का लिखा खत छीन ले, लेकिन वो रति को नहीं पकड़ पाए। सर दिनशॉ का वास्ता एक ऐसे बैरिस्टर से था जो शायद ही कोई मुकदमा हारता था। दिनशॉ जितने जिद्दी थे, लंबे अरसे से इश्क की जुदाई झेल रहा यह जोड़ा उनसे ज्यादा जिद्दी साबित हुआ। दोनों ने धीरज, खामोशी और शिद्दत से रति के 18 साल होने का इंतजार किया। जिन्ना के एक और जीवनीकार प्रोफेसर शरीफ अल मुजाहिद कहते हैं कि 20 फरवरी 1918 को जब रति 18 साल की हुई तो उन्होंने एक छाका और एक जोड़ी कपड़ों के साथ अपने पिता का घर छोड़ दिया। जिन्ना रति को जामिया मस्जिद ले गए, जहां उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 19 अप्रैल 1918 को जिन्ना और रति का निकाह हो गया। रति जिन्ना पर किताब लिखने वाले ख्वाजा रजी हैदर कहते हैं कि जिन्ना उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर वो सिविल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते तो उन्हें संभवतः अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ता। इसलिए उन्होंने इस्लामी तरीके से शादी करने का फैसला किया और रति इसके लिए तैयार भी हो गई। निकाहनामे में 1001 रुपए का महर तय हुआ, लेकिन जिन्ना ने उपहार के तौर पर रति को 1,25,000 रुपए दिए, जो 1918 में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। जिन्ना की अपने से 24 साल छोटी लड़की से शादी उस जमाने के दकियानूसी भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा झटका थी। नेहरू और सरोजनी नायडू की राय। पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में लिखा है कि श्री जिन्ना की अमीर पारसी दर से दिनशॉ की बेटी से शादी से पूरे भारत में एक तरह का आंदोलन खड़ा हो गया। मैं और रति करीब करीब एक ही उम्र की थी, लेकिन हमारी परवरिश बहुत अलग तरीके से हुई थी। जिन्ना उन दिनों भारत के नामी वकील और उभरते हुए नेता थे। ये बातें रति को पसंद थीं, इसलिए उन्होंने पारसी समुदाय और अपने पिता के विरोध के बावजूद जिन्ना से शादी की। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू ने भी डॉक्टर सैयद महमूद को लिखे एक पत्र में जिन्ना की शादी का जिक्र करते हुए लिखा कि आखिरकार जिन्ना ने अपनी लालसा के नीले गुलाब को तोड़ ही लिया।
मैं समझती हूँ कि लड़की ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है उसका उसे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिन्ना इसके हकदार हैं। वो रति को प्यार करते हैं। उनके आत्मकेंद्रित और अंतर्मुखी व्यक्तित्व का यही एक मानवीय पहलू है। ख्वाजा रज़ी हैदर लिखते हैं कि सरोजिनी नायडू भी जिन्ना की प्रशंसक थीं। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उन्होंने जिन्ना पर एक कविता भी लिखी थी, जिन्ना से मोहब्बत लेकिन दूरी भी। जिन्ना के जीवनीकार हेक्टर बुनीथो ने अपनी किताब में एक बूढ़ी पारसी महिला का जिक्र किया है जिसका मानना था कि सरोजिनी को भी जिन्ना से इश्क था, लेकिन जिन्ना ने उनकी भावनाओं का जवाब नहीं दिया। वो ठंडे और अलग थलग बने रहे। हालांकि सरोजिनी बंबई की नाइटिंगेल के रूप में जानी जाती थीं, लेकिन जिन्ना पर उनके सुरीले गायन का कोई असर नहीं हुआ। जब शीला रेड्डी से पूछा गया कि क्या सरोजिनी नायडू को भी जिन्ना से प्यार था, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन सरोजिनी उनकी बहुत इज्जत करती थीं। जिन्ना के एक और बायोग्राफर अजीज बेग ने रति और सरोजिनी नायडू के जिन्ना के प्रति प्रेम का जिक्र अपनी किताब में एक अलग अध्याय के तहत किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है टू विंसम विमेन। अजीज बेग लिखते हैं कि एक फ्रेंच कहावत है कि मर्दों की वजह से औरतें एक दूसरे को नापसंद करने लगती हैं, लेकिन सरोजिनी में रति के प्रति कोई जलन का भाव नहीं था। वास्तव में उन्होंने जिन्ना को रति से शादी करने में मदद की। एक चमकदार जोड़ी, एक गर्मी की सुबह। 1918 के उस वसंत में जिन्ना और रति के दमकते और खुशी से भरे चेहरे देखकर लगता था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रति के हसीन लचकदार बदन पर सुर्ख और सुनहरे, हल्के नीले या गुलाबी रंग की पारदर्शी पोशाकें होती थीं। वो चांदी और संगमरमर के लंबे सिगरेट होल्डरों में दबी अंग्रेजी सिगरेटों का जब धुआं उड़ाती थीं तो उनकी शख्सियत में 4 चांद लग जाते थे। वैसे भी उनकी हर अदा और उनकी खनकती हुई बेसाख्ता हंसी उनकी मौजूदगी को और खुशनुमा बना देती थी। ख्वाजा रज़ी हैदर लिखते हैं कि महमूदाबाद के राजा अमीर अहमद खान की उम्र 4.5 साल रही होगी जब जिन्ना और रति अपने हनीमून के दौरान उनके पिता की लखनऊ की कोठी में ठहरे थे। रति सफ़ेद रंग की सुनहरे और काले बॉर्डर की साड़ी पहने हुई थी और वो उन्हें एक परी की तरह लग रही थी। राजा अमीर खां उनसे दोबारा 1930 में मिले थे जब जिन्ना और रति दिल्ली के मेंडिस होटल में ठहरे हुए थे। उस समय उन्होंने उन्हें खिलौने खरीदने के लिए 500 रुपए दिए थे। रति और जिन्ना के दोस्त कांजी द्वारकादास ने भी अपनी किताब में लिखा है, मैं उनसे अपनी आंख नहीं हटा पाता था और तब तक उनकी बग्घी को निहारता रहता था जब तक वो मेरी निगाहों से ओझल न हो जाती थी। ख्वाजा रज़ी हैदर रत्ती जिन्ना के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार बंबई के गवर्नर विलिंगटन ने जिन्ना दंपत्ति को खाने पर बुलाया। रत्ती भोज पर एक लो कट पोशाक पहनकर गईं। जब वो खाने की मेज पर बैठी तो लेडी विलिंगटन ने अपने एडीसी से कहा कि वो रत्ती जिन्ना के लिए एक शॉल ले आएं, कहीं उन्हें ठंड न लग रही हो। ये सुनते ही जिन्ना तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, अगर श्रीमती जिन्ना को ठंड लगेगी तो वो खुद शाल मांग लेंगी। फिर विरोध स्वरूप वो अपनी पत्नी को डाइनिंग हॉल से बाहर ले गए और उसके बाद विलिंगटन के रहते हुए उन्होंने कभी गवर्नमेंट हाउस का रुख नहीं किया। रत्ती की मुंहफट बातें और अंग्रेजी शिष्टाचार। रत्ती मुंहफट भी थी। शीला रेड्डी बताती हैं कि 1918 में जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने उन दोनों को शिमला के वाइसरॉय लॉज में भोज पर बुलाया तो उन्होंने हाथ जोड़कर भारतीय तरीके से वाइसरॉय का अभिवादन किया। भोज के बाद चेम्सफोर्ड ने उन्हें सलाह दी कि अगर आप अपने पति के राजनीतिक करियर को फलते फूलते देखना चाहती हैं तो आपको वही करना चाहिए जो रोम में रहने वाले करते हैं। रत्ती छूटते हुए जवाब दिया, एक्सीलेंसी, मैंने वैसा ही किया जैसा आप कह रहे हैं। भारत में मैंने भारतीय तरीके से आपका अभिवादन किया। ख्वाजा रज़ी हैदर बताते हैं कि एक और मौके पर रत्ती एक भोज में वाइसराय लॉर्ड रेडिंग के बगल में बैठी थी। जर्मनी की बात चल निकली तो लॉर्ड रेडिंग ने कहा, मैं जर्मनी जाना चाहता हूं, लेकिन युद्ध के बाद जर्मन अब ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। रत्ती ने तुरंत कहा, तो फिर आप भारत में क्या करने आए हैं? भारत के लोग भी तो आपको पसंद नहीं करते। धीरे धीरे जिन्ना की व्यस्तता और दोनों के बीच उम्र का फर्क जिन्ना और रति के बीच दूरी ले आया। जिन्ना के पास अपनी जवान पत्नी और दुधमुही बेटी के नखरों के लिए कोई वक्त नहीं था। जिन्ना के सचिव रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने MC छागला लिखते हैं कि जब मैं और जिन्ना किसी कानूनी मसले पर बात कर रहे होते तो रति कुछ ज़्यादा ही सज धज कर आती और जिन्ना की मेज़ पर बैठकर अपने पैर हिलाने लगती।
मानो इंतजार कर रही हूं कि जिन्ना बातचीत खत्म करें और उनके साथ बाहर निकलें। लेकिन जिन्ना के चेहरे पर नाराजगी का एक भी लफ्ज नहीं आता। वो अपना काम ऐसे करते रहते जैसे रिति वहां मौजूद ही ना हो। छागला अपनी आत्मकथा रूजेस इन दिसंबर में एक और दिलचस्प किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि एक बार रिति बंबई के टाउन हॉल में जिन्ना की शानदार लंबी गाड़ी में आई। जब वो कार से बाहर निकली तो उनके हाथ में एक टिफिन बास्केट थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने कहा, जे वो जिन्ना को इसी नाम से पुकारती थी, सोचो मैं तुम्हारे लिए लंच में क्या लाई हूं। जिन्ना का जवाब था, मुझे क्या पता तुम क्या लाई हो। इस पर वो बोली, मैं तुम्हारे पसंदीदा हैम सैंडविच लाई हूं। जिन्ना बोले, माय गॉड, ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझे चुनाव में हरवाना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं मुस्लिमों की सीट से चुनाव लड़ रहा हूं? अगर मेरे वोटरों को पता चल गया कि मैं लंच में हैम सैंडविच खा रहा हूं तो मेरी जीतने की क्या उम्मीद रह जाएगी। ये सुनकर रिति का मुंह लटक गया। उन्होंने फौरन टिफिन उठाया और खटाखट सीढ़ियां उतरते हुए वापस चली गई। रजी हैदर का आकलन है कि दोनों के बीच अलगाव के राजनीतिक कारण भी थे। 1926 तक आते आते जिन्ना का भारतीय राजनीति में वो स्थान नहीं रहा था जो 1916 में हुआ करता था और उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति की राह पकड़ ली थी। इसके अलावा रिति बीमार भी रहने लगी थी। रिति का आखिरी वक्त और विदाई। फ्रांस में बीमारी के बाद भारत लौटते हुए रिति ने जिन्ना को SS राजपूताना नाम के जहाज से एक खत लिखा था। प्रिय, मेरे लिए जितना भी तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हें जितना चाहा है उतना किसी पुरुष को नहीं चाहा गया होगा। तुम मुझे उस फूल की तरह याद करना जिसे तुमने तोड़ा था, ना कि उस फूल की तरह जिसे तुमने कुचल दिया था। 20 फरवरी 1929 को मात्र 29 साल की उम्र में रिति जिन्ना का निधन हो गया। उनके आखिरी दिनों में उनके दोस्त कांजी द्वारका दास उनके साथ थे। बताती हैं कि कांजी लिखते हैं कि अपने आखिरी दिनों में रिति बहुत डिप्रेस थी। एक बार मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूं तो उन्हें बड़ी करुणामयी अंदाज में कहा कि तब तक अगर मैं जीवित बची तो। बाद में कांजी ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को जो उनसे मिलने मुंबई आया था उससे बताया कि रिति ने अधिक मात्रा में सोने की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। रिति की तबीयत बिगड़ने की खबर जिन्ना के पास तब पहुंची जब वह दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में बैठे हुए थे। उन्हें मुंबई से एक ट्रंक कॉल आया। दूसरी ओर उनके ससुर सर दिनशॉ पेटेट थे। पिछले 10 सालों में ये पहला मौका था जब दोनों के बीच कोई बातचीत हुई थी। जिन्ना तुरंत मुंबई के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। रास्ते में ही उन्हें वायसराय और अन्य बड़े नेताओं के शोक संदेश मिलने शुरू हो गए, जिससे उन्हें आभास हो गया कि रिति अब इस दुनिया में नहीं रही। मुंबई स्टेशन से वो सीधे खोजा कब्रिस्तान गए। वहां उनका इंतजार हो रहा था। शीला रेड्डी बताती हैं कि जब रिति के पार्थिव शरीर को कब्र में दफन करने के बाद जिन्ना से कहा गया कि सबसे नजदीकी रिश्तेदार होने के नाते वो कब्र पर मिट्टी फेंकें तो जिन्ना सुबक सुबक कर रो पड़े थे। ये पहली और आखिरी बार था जब किसी ने जिन्ना को सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए देखा था।